हेलो एवरीवन, आई एम मोहम्मद सलीम और आज जो है हम इंडियन इकोनॉमी की कुछ टर्मिनोलॉजी पढ़ लेते हैं। ठीक है ना, कुछ टर्म्स शार्ट पढ़ते हैं, इनका क्या मतलब होता है। ठीक है, पहली टर्म है अक्रूड इंटरेस्ट। अक्रूड इंटरेस्ट ये होता है द इंटरेस्ट ड्यू ऑन अ बॉन्ड सिंस द लास्ट इंटरेस्ट पेमेंट वाज मेड। कि जब कोई भी बॉन्ड हो, जब उसकी लास्ट मतलब जो भी इंटरेस्ट उस पर लग रहा है, जो लास्ट पेमेंट हुई थी उसके बाद जो भी इंटरेस्ट बन रहा है उस बॉन्ड पे जो ड्यू हो चुका है, ठीक है ना, तो ऐसे इंटरेस्ट को बोलेंगे अक्रूड इंटरेस्ट। ठीक है ना, द बायर ऑफ द बॉन्ड पेज द मार्केट प्राइस प्लस द अक्रूड इंटरेस्ट। जिसने बॉन्ड लिया होता है वो मार्केट प्राइस देता है और साथ में अक्रूड इंटरेस्ट भी। तो ये हो गया अक्रूड इंटरेस्ट। ठीक है ना। उसके बाद आ गया एक्विजिशन। एक्विजिशन होता है द एक्वायरिंग ऑफ कंट्रोल ऑफ वन कॉरपोरेशन बाय अनदर। ठीक है, एक कॉरपोरेशन जब दूसरे कॉरपोरेशन को ले लेती है, दैट इज़ एक्विजिशन। इन अनफ्रेंडली टेक ओवर अटेम्प्ट्स, ठीक है ना, द पोटेंशियल बाइंग कंपनी में ऑफर अ प्राइस वेल अबव द करंट मार्केट वैल्यूज न्यू सिक्योरिटीज़ एंड अदर इंड्यूसमेंट्स टू स्टॉक होल्डर्स। कि जहाँ पे जो मतलब अनफ्रेंडली तरीके से जहाँ पे लिया जाए, मतलब कि जहाँ पे अच्छे ना बनती हो, ठीक है ना, ऐसी जो डीलिंग हो रही हो कॉरपोरेशन लेने की, तब जो ख़रीदने वाली कंपनी होती है वो प्राइस जो है करंट मार्केट प्राइस से ज़्यादा देती है वैल्यू में। ठीक है ना, क्योंकि अनफ्रेंडली टर्म्स हैं तो ज़्यादा पैसा देगी, न्यू सिक्योरिटीज़ जो हैं वो भी ज़्यादा देगी, दूसरी और इंड्यूसमेंट वगैरह देगी जिससे ख़रीद रही हैं स्टॉक होल्डर्स को। ठीक है ना, द मैनेजमेंट ऑफ द सब्जेक्ट कंपनी might ask for a better price or try to join up with a third party। ठीक है, कि जो भी मतलब कि कंपनी की मैनेजमेंट है वो बेटर अच्छी प्राइस मांगेगी या कोशिश करेगी किसी थर्ड पार्टी से जुड़ जाए। ठीक है, उसके बाद आ गया एक्टिव मार्केट। ये भी एक टर्म है, एक्टिव मार्केट। ठीक है ना, दिस टर्म इज़ यूज्ड बाय स्टॉक एक्सचेंज विच स्पेसिफाइज द पर्टिकुलर स्टॉक और शेयर that deals in frequent and regular transactions. It helps the buyers to obtain reasonably large amounts any time। ठीक है ना, एक्टिव मार्केट क्या होता है? ये वो टर्म होती है जो कि स्टॉक एक्सचेंज में यूज़ होती है और ये पर्टिकुलरली जो है किसी स्टॉक या शेयर, ऐसे स्टॉक या शेयर के लिए यूज़ करी जाती है जिसमें जो है मतलब कि बहुत फ्रिक्वेंटली जो है जिसमें ट्रांजेक्शन्स हो रही हो, रेगुलर बेसिस पे मतलब कि डीलिंग हो रही हो। ठीक है ना, तो ऐसी जो है स्टॉक के लिए जो है स्टॉक एक्सचेंज में ऐसा शेयर या ऐसा स्टॉक, उसमें ये एक्टिव मार्केट टर्म यूज़ होती है। तो इससे बायर को ये फ़ायदा होता है कि मतलब कि अच्छा खासा अमाउंट ले सकता है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है एडमिनिस्ट्रेड प्राइसेस। ये क्या होते हैं? व्हेन द प्राइसेस ऑफ एन आइटम आर अ कमोडिटी आर डिसाइडेड बाय द सेंट्रल पावर, जनरली द गवर्नमेंट आर एनी अदर एजेंसी एंड नॉट on the basis of demand and supply, such type of prices are called administered prices। ऐसी प्राइसेस जो कि कोई सेंट्रल पावर जैसे गवर्नमेंट होगी, ठीक है ना, वो कंट्रोल कर रही हो, ठीक है ना, किसी चीज़ों की, ठीक है ना कि डिमांड और सप्लाई के हिसाब से जैसे मार्केट में फ्लक्चुएशंस होती रहती हैं। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं है, सिर्फ जो गवर्नमेंट अगर मतलब कि प्राइसेस सेट करती है, ठीक है ना, किसी कमोडिटी पे, तो ऐसे को बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेड प्राइसेस। उसके बाद आ गया एड वैलोरम टैक्स। एड वैलोरम टैक्स इज़ अ काइंड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स इन विच द गुड्स आर टैक्सड बाय देयर वैल्यूज़। ठीक है, ऐसे किस्म का इनडायरेक्ट टैक्स है जिसमें सामान पे जो है उनकी सामान की वैल्यू के बेसिस पे उस पर टैक्स लगाया जाता है। इन केस ऑफ एड वैलोरम टैक्स the tax amount is calculated as the proportion of the prices of the good। एड वैलोरम टैक्स में क्या होता है कि जो टैक्स का अमाउंट है वो किस बेस पे कैलकुलेट करते हैं, वो मतलब कि उन चीज़ों की कीमत कितनी है उस हिसाब से जो है वो टैक्स कैलकुलेट करा जाता है। ठीक है ना, कितनी कीमत है फिर उस हिसाब से। तो वैल्यू एडेड टैक्स जो वैट होता है वो भी एक एड वैलोरम टैक्स है। ठीक है ना, या हम दूसरे वर्ड्स में कह सकते हैं व्हेन द टैक्स इज़ डिटर्मिन्ड ऑन द बेसिस ऑफ द वैल्यू ऑफ अ कमोडिटी इट इज़ नोन एज एड वैलोरम टैक्स। ठीक है।
जब कमोडिटी की वैल्यू पे के बेसिस पे टैक्स जो है वो लगाएंगे तब इसको एड वैलोरम टैक्स बोलेंगे। उसके बाद एक टर्म है अमलगमेशन। अमलगमेशन जो है इसका मतलब होता है मर्जर, दो चीज़ों का मर्ज हो जाना, ठीक है ना। एज एंड व्हेन नेसेसिटी अराइजेज, जब ज़रूरत पड़े, टू आर मोर कंपनीज आर मर्ज इनटू अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, दो या दो से ज़्यादा कंपनीज जुड़ के कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन एक बन जाती है। द ओल्ड फर्म्स कम्प्लीटली लूज देयर आइडेंटिटी व्हेन द मर्जर टेक्स प्लेस, जैसा ही ये आपस में मिलती हैं तो पुरानी कंपनी की जो अपनी पहचान थी वो ख़त्म हो जाती है, अब जो नई कंपनी बनी वही पहचान रहेगी। तो दिस इज़ अमालगमेशन। उसके बाद अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, ADR, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, ये क्या होता है? अ सिक्योरिटी इशूड बाय अ US बैंक इन प्लेस ऑफ अ फॉरेन एक्सचेंज हेल्ड इन ट्रस्ट बाय दैट बैंक, देयर बाय फैसिलिटेटिंग द ट्रेड ऑफ द फॉरेन शेयर्स इन US मार्केट्स, ठीक है ना। ये अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट क्या होता है? ये एक सिक्योरिटी होती है जो कि US बैंक इशू करता है। ये क्यों इशू करता है, किस की जगह इशू करता है? कोई भी फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है, किसी दूसरे मुल्क की जो भी मतलब फॉरेन शेयर्स जो रखे गए हों उस बैंक ने ट्रस्ट के बेसिस पर, उसके बदले जो है US बैंक अगर कोई सिक्योरिटी इशू करता है वो ADR होगी, ठीक है ना। और इससे क्या होगा, इसमें जो है फॉरेन शेयर की US मार्केट में अच्छी तरह मतलब ट्रेड होगी, ट्रेडिंग में फैसिलिटी होगी, आसान हो जाएगी ट्रेड करना US मार्केट्स में फॉरेन शेयर से, ठीक है ना, ADR से। फिर एक टर्म है अमोर्टाइजेशन। अमोर्टाइजेशन क्या होता है? अकाउंटिंग फॉर एक्सपेंसेस और चार्जेस एज एप्लीकेबल रादर देन एज पेड, ठीक है। ऐसे खर्च या चार्जेस एक्सपेंसेस की अकाउंटिंग जो कि एप्लीकेबल हो, जो कि लागू हो, ना कि उस बेसिस पे नहीं कि पेड हो चुकी है, यानी मतलब कि जो ड्यू है जो एप्लीकेबल है, तो किसी भी एक्सपेंसेस या चार्जेस की अकाउंटिंग जो कि एप्लीकेबल है वो उसको बोलते हैं अमोर्टाइजेशन। इसमें क्या क्या आ गया, जैसे डेप्रिसिएशन, डिप्लीशन, राइट ऑफ इंटेंजिबल्स, ठीक है ना, इंटेंजिबल्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस, डिफर्ड चार्जेस, ये सारे जो हैं अमोर्टाइजेशन में आ जाते हैं, ठीक है ना। डेप्रिसिएशन हो गया, डिप्लीशन हो गया, ये सारे जो हैं ये अमोर्टाइजेशन में हो गया, ठीक है। एक और देखते हैं एनुअल रिपोर्ट क्या होता है। द फॉर्मल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशूड ईयरली बाय अ फर्म कंपोजिंग और कॉरपोरेशन, कोई भी सालाना रिपोर्ट वगैरह स्टेटमेंट जो है कोई कॉरपोरेशन इशू करती है वो एनुअल रिपोर्ट है। द एनुअल रिपोर्ट शोज असेट्स, लायबिलिटीज, रेवेन्यूज, एक्सपेंसेस, अर्निंग्स, हाउ द कंपनी स्टूड एट द क्लोज ऑफ द बेस ईयर, हाउ इट फेयर्ड प्रॉफिट वाइज ड्यूरिंग द ईयर, एज वेल एज अदर इंफॉर्मेशन ऑफ इंटरेस्ट टू शो शेयर ओनर्स। तो इस एनुअल रिपोर्ट में जो है जितनी भी एसेट्स, लायबिलिटीज़ हैं, रेवेन्यूज़ हैं, खर्चा जो भी है, ठीक है ना, एक्सपेंसेस हैं, अर्निंग्स, जितनी भी कमाई वगैरह वो सारी इसमें दिखाई जाती है कि कंपनी का जो है अभी पीछे वाले साल में कैसी परफॉर्मेंस रही, कहाँ पे खड़ी है कंपनी, ठीक है ना, कितने इसने प्रॉफिट वाइज जो है वो ध्यान दिया, ठीक है ना। और दूसरी जो इंटरेस्ट की इन्फॉर्मेशन है वो सारी जो है शो ओनर्स को जो है वो दिखाई जाती है एनुअल रिपोर्ट में। फिर है टर्म एक एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन, तो ये एप्रिसिएशन क्या होता है कि एप्रिसिएशन मीन्स एन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ समथिंग, किसी चीज़ की वैल्यू में कुछ बढ़ावा हो, इंक्रीज हो, दैट इज़ एप्रिसिएशन। फॉर एग्जांपल स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स और मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, जैसे कोई भी रॉ मटेरियल है, कोई कच्चा सामान है जिसको अभी प्रोसेस करके कंप्लीट नहीं करा, ठीक है ना, रॉ मटेरियल हो गया, या जिसको मैन्युफैक्चर हो चुका है सामान, ठीक है ना, ऐसे स्टॉक हो गया। तो इसकी जो है ना वैल्यू जब बढ़ती है तो ये अप्रिसिएशन हो गया, ठीक है। इट आल्सो इंक्लूड एन इंक्रीज इन द ट्रेडेड वैल्यू ऑफ करेंसी, कि जो करेंसी हम ट्रेड में यूज़ कर रहे हैं उसकी वैल्यू इंक्रीज अगर हो रही हो उसको भी अप्रिसिएशन बोलेंगे। इट इज़ एन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स ओवर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड, ठीक है ना, कि मतलब कि किसी भी सामान वगैरह एसेट्स जो भी हैं, ठीक है ना, उसकी वैल्यू इंक्रीज़ हो टाइम के हिसाब से कि इस साल में या इतने मंथ में इंक्रीज़ हुई है तो वो अप्रिसिएशन होता है।
जैसे फॉर एग्जांपल किसी लैंड की, बिल्डिंग, पेंटिंग्स, इनकी कीमत बढ़ गई है, ठीक है ना, तो एप्रिसिएशन है। एप्रिसिएशन इज जस्ट अपोजिट टू डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन का अपोजिट है, ठीक है ना। डेप्रिसिएशन में घाटा हो गया, इसमें इंक्रीज़ हो गया, उसमें डिक्रीज, इसमें इंक्रीज। व्हेन द प्राइसेस राइज ड्यू टू इन्फ्लेशन, एप्रिसिएशन में आकर जब कीमतें बढ़ जाती हैं, इन्फ्लेशन हो जाता तो उसमें भी जो है एप्रिसिएशन कह सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं आर्बिट्रेशन क्या होता है। आर्बिट्रेशन इज़ अ टेक्निक इम्प्लाइड टू टेक एडवांटेज ऑफ डिफरेंसेस इन प्राइसेस। ये एक ऐसी टेक्निक होती है जिससे क्या होता है कि जब प्राइसेस में जो है डिफरेंस होते हैं, अलग अलग होती हैं, तब जो है फ़ायदा उठाया जाए, ठीक है। ये आर्बिट्रेज हो गए हैं। इट इज़ फॉर एग्जांपल, इफ़ फॉर एग्जांपल जैसे ABC स्टॉक, कोई ABC स्टॉक है, ठीक है ना, कैन बी ब्रॉट इन न्यूयॉर्क फॉर $10 अ शेयर, ठीक है। ABC स्टॉक को जो है न्यूयॉर्क में लाया जाता है $10 से एक शेयर के हिसाब से, एंड सोल्ड इन लंदन एट द रेट ऑफ $10.50, और लंदन में बेची जाती है $10.50 से, ठीक है ना। ली $10 में और बेची $10.50 में। तो इसमें क्या होगा फिर, एन आर्बिट्रेगर may simultaneously purchase ABC stock here and sell the same amount in London, making a profit of $0.50 a share, ठीक है ना, लेस एक्सपेंसिस। तो इससे क्या होगा कि जो भी आर्बिट्रेज कर रहा होगा आर्बिट्रेगर, ठीक है ना, वो फटाफट ABC स्टॉक को ख़रीदेगा, ठीक है ना, और उसको बेच देगा सेम अमाउंट में लंदन में, और $0.50 का फ़ायदा ले लेगा एक शेयर से, ठीक है ना। चाहे ये थोड़ा कम खर्चा, ठीक है ना। ये आर्बिट्रेज हो गया। आर्बिट्रेज में आल्सो इन्वॉल्व द परचेज ऑफ राइट्स टू सब्सक्राइब टू अ सिक्योरिटी or the purchase of a convertible security and the sale at or about the same time of security obtainable through exercise of the rights or of the security obtainable through conversion, ठीक है। तो आर्बिट्रेज में जो है ये भी इन्वॉल्व है कि ऐसे राइट्स को परचेज़ कर लेना, ठीक है ना, कि जिनसे किसी सिक्योरिटी को हम सब्सक्राइब कर लें कि हाँ इस पे हमने सब्सक्राइब करा, अब हम इसको डील करें, ठीक है ना। या किसी कन्वर्टिबल सिक्योरिटी को ख़रीद लेना, और एंड द सेल एट और अबाउट द सेम टाइम ऑफ द सिक्योरिटी ऑब्टेनेबल, और फिर उसकी सेल करना उसी टाइम में, ठीक है ना, ठीक है, सेल कर देना उन राइट्स के हिसाब से, ठीक है ना, उन राइट्स का इस्तेमाल करते हुए जो अभी अगर हम ख़रीद लेते हैं, ठीक है ना, तो ये हो गया आर्बिट्रेज, ठीक है। तो आर्बिट्रेशन क्या हो गया, ये आर्बिट्रेज से थोड़ा अलग है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, व्हेन देयर इज़ एन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, जब कोई बीच में बवाल मचा होता है, मतलब कोई आपस में डिस्प्यूट चल रहा है, ठीक है ना, आर्बिट्रेशन कम्स इनटू फोर्स, उस वक्त आर्बिट्रेशन आ जाती है, ठीक है ना। द जजमेंट इज़ मतलब फैसला करवाया जाता है सिंपल वर्ड्स में, ठीक है ना। द जजमेंट इज़ गिवन बाय द आर्बिट्रेटर, आर्बिट्रेटर जो है वो फैसला सुनाता है। बोथ द पार्टीज़ हैव टू एक्सेप्ट एंड ऑनर द आर्बिट्रेशन, ये जो आर्बिट्रेशन हुई है, जो भी फैसला हुआ है, दोनों पार्टीज़ ने जो है इसको मानना है, ठीक है ना, और इसको इज़्ज़त करनी है इस जो फैसले की। आर्बिट्रेशन इज़ द सेटलमेंट ऑफ लेबर डिस्प्यूट्स दैट टेक्स प्लेस बिटवीन एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉइज़। आर्बिट्रेशन में ये भी हो गया कि जो भी डिस्प्यूट जो हैं नौकरी से मतलब लेबर डिस्प्यूट जो हैं नौकरी देने वाले को और नौकर को दरमियान में जो डिस्प्यूट होते हैं, उनका भी सेटलमेंट को आर्बिट्रेशन बोलते हैं। ये मतलब कि नौकर और नौकरी देने वाला मतलब कोई भी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज़ हो गया, जो भी डिस्प्यूट हुआ उसको आर्बिट्रेशन से ठीक करा जाएगा। अच्छा, एसेट्स क्या होता है, एसेट्स होता है कि एवरीथिंग अ कॉरपोरेशन और एन ऑर्गेनाइजेशन ओन्स, ठीक है, कोई भी चीज़ जो कि कॉरपोरेशन या कोई कंपनी जो है वो जिसके पास है, जिसकी मालिक है वो, ठीक है ना, और दैट इज़ ड्यू टू इट, ठीक है, या उस कंपनी की वजह से कोई जो भी चीज़ हो, ठीक है ना, कंपनी के पास जो भी चीज़ हो, सामान हो, वो उसकी एसेट्स है, ठीक है ना। इसमें कैश आ गया, इन्वेस्टमेंट मनी ड्यू इट, ठीक है ना, मटेरियल्स एंड इन्वेंट्रीज विच आर कॉल्ड द करंट एसेट्स, ठीक है, बिल्डिंग्स एंड मशीनरी विच आर नोन एज फिक्स्ड एसेट्स, पेटेंट्स एंड गुडविल कॉल्ड इंटेंजिबल एसेट्स। तो ये एसेट्स हर किस्म के होते हैं, ठीक है ना। कोई भी चीज़ किसी ऑर्गेनाइजेशन, कॉरपोरेशन, कंपनी के पास जो भी है, ठीक है ना, वो उसकी एक किस्म की एसेट्स है, ठीक है ना। इसमें कैश
ठीक है ना। इसमें कैश आ गया, इन्वेस्टमेंट, ठीक है, मनी आ गया, ठीक है। तो अच्छा, फिर मटेरियल्स या इन्वेंट्रीज होंगी जिनको हम करंट एसेट्स भी बोल सकते हैं, या बिल्डिंग्स या मशीनरी जिनको हम फिक्स्ड एसेट्स भी बोलते हैं, क्योंकि बिल्डिंग्स वगैरह तो फिक्स ही होते हैं, ठीक है ना। परमानेंट वो कह सकते हैं हम उसकी प्रॉपर्टी, ठीक है ना। पेटेंट्स एंड गुडविल, पेटेंट्स वो कानून होते हैं जिसमें अख्तियार दिया जाता है किसी एक कंपनी वगैरह को कि हाँ भाई इसका सामान वगैरह जो करोगे तुम बेचोगे, जैसे पेप्सी वालों का हो गया, ठीक है ना, ये पेटेंट्स हो गया, ये लॉ होते हैं, ठीक है ना। पेटेंट्स एंड गुडविल, इनको तो ऐसे वाले एसेट्स को बोलते हैं इंटेंजिबल एसेट्स। जो पेटेंट्स होते हैं ये भी एक किस्म की एसेट ही हैं, ठीक है ना, ये दूसरे को रोकते हैं कि भाई वो हमारा प्रोडक्ट ना बना पाए, ठीक है, ये इंटेंजिबल एसेट्स हो गए। फिर ऑक्शन क्या होता है, जैसे बोले लगाना सिंपल वर्ड्स में, ठीक है ना। व्हेन अ कमोडिटी इज सोल्ड बाय ऑक्शन, ठीक है ना, द बिड्स आर मेड बाय द बायर्स, ठीक है। जब कोई ऑक्शन जो नीलाम करा, मतलब कि बोली लगाई, ठीक है ना, जब कोई सामान जो है वो ऑक्शन से जो है बेचा जाता है, तब जो है बोली लगाई जाती है जो खरीदने वाला होता है, ठीक है ना। whosoever मेक्स द हाईएस्ट बिड, जो मतलब कि ज़्यादा वो कुछ करेगा, बताएगा रेट्स वगैरह या जो भी, ठीक है ना, गेट्स द कमोडिटी विच इज़ बीइंग सोल्ड। तो जो ज़्यादा बताएगा मतलब कि इसकी कीमत वगैरह, ठीक है ना, वही जो है वो उसको वो सामान मिल जाएगा, ठीक है, जो बेचने वाला होता है। जो सामान द थिंग्स विच आर अबाउट टू बी सोल्ड, they are taken by the one who makes the highest bid, ठीक है ना। the buyers make the bid taking into consideration the quality and quantity of the commodity, जो खरीदने वाला जो है वो उस बोली को इस तरीके से देखता है कि उसकी जो सामान बेचा जा रहा है, जिसकी बोली लग रही है, उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों देखी जाती है, ठीक है। उसके बाद आ गया ऑक्शन मार्केट, ठीक है ना। ये क्या होता है, द सिस्टम ऑफ ट्रेडिंग सिक्योरिटीज़ थ्रू ब्रोकर्स और एजेंट्स ऑन एन एक्सचेंज सच एज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है ना। तो ये जो ट्रेडिंग सिक्योरिटीज़ को ट्रेडिंग करने का सिस्टम है, ठीक है ना, ब्रोकर्स और एजेंट के थ्रू एक्सचेंज पर, जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर, तो इसको बोलते हैं ऑक्शन मार्केट। बायर्स compete with other buyers while sellers compete with other sellers, खरीदने वाले दूसरे खरीदारों से मुकाबला करते हैं और बेचने वाले जो हैं दूसरे बेचने वालों से मुकाबला करते हैं फॉर द मोस्ट एडवांटेजेस प्राइस, जिसको जो है फ़ायदे में जो प्राइस रहे उस हिसाब से करते हैं, ठीक है ना। ये करते हैं कहाँ पे, ऑक्शन मार्केट में। तो ये हो गया ऑक्शन मार्केट, ठीक है ना। तो अच्छा, ये अटार्की क्या होता है, अटार्की मीन्स सेल्फ सफिशेंसी, ठीक है ना, एंड सेल्फ रिलायंस ऑफ एन इकानमी। किसी का कोई इकानमी अगर सेल्फ सफिशेंट है, खुद पे भरोसा है, खुद में सारी चीज़ें कर रही हैं, खुद पे मुतमईन है, ठीक है ना, ऐसी कंडीशंस को बोलते हैं अटार्की। ये अटार्की का मतलब होता है। अटार्की इज़ एन इंडिकेटर ऑफ सेल्फ सफिशेंसी, खुद कितना बंदा मुतमईन है, सेल्फ सफिशेंट है, उसका एक इंडिकेटर है अटार्की, ठीक है ना। अटार्की मीन्स द कंट्री इट सेल्फ कैन सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ इट्स ओन पॉपुलेशन, ठीक है ना, विदाउट मेकिंग इम्पोर्ट्स फ्राम अदर कंट्रीज़। ये एक कंट्री जो है वो इतनी सफिशेंट है कि वो खुद ही जो है अपने पॉपुलेशन की ज़रूरतों को पूरा करेगी, कोई ज़रूरत नहीं है दूसरी कंट्रीज़ के कुछ इंपोर्ट करने की, ठीक है ना। तो ये सारा जो है अटार्की में आता है, अटार्की। अच्छा, ऊपर एक ये वाला टॉपिक है ऑडिटर्स रिपोर्ट। ऑडिटर की रिपोर्ट कौन सी होती है, ऑडिटर रिपोर्ट ऑफन कॉल्ड अकाउंटेंट्स ओपिनियन। इसको ऑडिटर रिपोर्ट को अकाउंटेंट ओपिनियन भी बोला जाता है। इट इज़ द स्टेटमेंट ऑफ द अकाउंटिंग फर्म्स वर्क। कोई भी अकाउंटिंग जो कंपनी है उसके वर्क की जो है ये मतलब स्टेटमेंट होती है। एंड इट्स ओपिनियन ऑफ द कॉरपोरेशंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है ना। हाँ, कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है उसी का जो है एक स्टेटमेंट दी जाती है, स्पेशली इफ़ दे कन्फर्म टू द नॉर्मल एंड जनरली एक्सेप्टेड प्रैक्टिसेस ऑफ अकाउंटेंसी। अगर सही रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करते हैं जो नॉर्मल जो हैं वो अकाउंटेंसी में फॉलो करे जाते हैं, तो तब जो है ये ऑडिटर्स की रिपोर्ट आती है। अकाउंटेंट्स रिपोर्ट ओपिनियन भी बोलते हैं इसे।